हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दिस वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी सबकी तैयारी ज़बरदस्त चल रही होंगी। सो दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज का ये क्लास हमारा होगा जेटेट को लेकर और टॉपिक होगा हमारा सीडीपी का। ठीक है, सीडीपी का हमारा टॉपिक होगा और ये जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो हर एक एग्जाम में एक नए क्वेश्चन इससे आता ही है। और टॉपिक का नाम है हमारा सतत और व्यापक मूल्यांकन, यानी कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, जिसको सीसीई के नाम से भी जाना जाता है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट सीसीई का फुल फॉर्म भी पूछ दिया करता है, तो इसीलिए आप इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सबसे पहले इसको हम लोग जानेंगे कि सीसीई जो है वो है क्या। तो जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन, यानी कि सतत मतलब लगातार चलने वाला और व्यापक मतलब हर क्षेत्र में। तो सतत का अर्थ होता है लगातार, जिसका मूल्यांकन जो है ऐसा मूल्यांकन जो लगातार चल रहा हो, प्रोसेस में अपना हमेशा चल रहा होता है। ठीक है, और व्यापक मतलब किसी एक चीज में नहीं, पूरे ऑल ओवर मूल्यांकन जो होता है बच्चों में, उसको हम लोग व्यापक मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, पहले क्या होता था, जब सीसी नहीं आया था, नहीं लागू हुआ था हमारे इंडिया में, उस समय क्या होता था कि बच्चों का मूल्यांकन होता था तो ईयरली वाइज होता था, है ना। हर ईयर के लास्ट में जो है बच्चों का, हर क्लास के लास्ट में, ईयर के अंत में बच्चों का आकलन किया जाता था, मूल्यांकन किया जाता था और उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को मार्क्स दिया जाता था। लेकिन उस तरह में क्या हुआ, बच्चों में बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलने लगी, जिसमें से बच्चों में जो है मोटिवेशन का अभाव मिलने लगा और बच्चों में जागरूकता कम होने लगी। उनको डर सा पैदा होने लगा पढ़ाई को लेकर, क्योंकि उनका फुली डिपेंडेंट उनका जो होता था मार्क्स पे होता था उस समय का मूल्यांकन। इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए सतत और व्यापक मूल्यांकन का प्रावधान आया, जिससे बच्चों का जो है हर महीना 10 दिन में, 20 दिन में कभी भी एक सबमेटिव या फॉर्मेटिव जो हम लोग असेसमेंट पढ़ेंगे अभी आगे चल के, तो उसके माध्यम से, फॉर्मेटिव असेसमेंट के माध्यम से बच्चों का जो है मंथली और पीटी टेस्ट जो हुआ करता है, पेरियोडिक टेस्ट, उस तरह का टेस्ट बच्चों का लेना शुरू किया गया। उससे बच्चों का क्या हुआ कि जो पेन पेंसिल से जो एग्जाम होता है, जो रिटन एग्जाम होता है, उससे बच्चों में भय खत्म होने लगा धीरे धीरे। ठीक है, तो उसी को हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका परिचय देखेंगे। तो परिचय क्या है, सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि सीसीई एक ऐसी शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रिया है जो छात्रों को सीखने का आकलन करने के लिए लगातार और व्यापक दृष्टिकोण अपनाती है। यह पारंपरिक परीक्षाओं से हटकर एक अधिक समग्र मूल्यांकन पद्धति है जो छात्रों के शैक्षणिक विकास में सभी पहलू को ध्यान रखती है। शिक्षा के क्षेत्र में नवीनतम दृष्टिकोण है क्या, तो सीसीई, जिसका उद्देश्य छात्रों के सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन करना है। यह पारंपरिक परीक्षा प्रणाली से एक बड़ा बदलाव है जो केवल छात्रों के ज्ञान को मापने पर केंद्रित थी। ठीक है, यानी कि जो सीसीई है, जो हमारा कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन है, ये बच्चों का जो है एक जो हमारा पारंपरिक जो परीक्षा का जो बोल सकते हैं ट्रेंड चल रहा था, उसके विरोध में आया, है ना। इसको लागू किया गया जिससे बच्चों में जो है समय-समय पर मूल्यांकन किया जाने लगा, जिससे बच्चों का जो है भय खत्म होने लगा। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो परिचय हमने देखा, अब इसके बारे में हम लोग इसके कुछ हिस्ट्री को देखेंगे कि ये आया कहाँ से और कब इसका जो है भारत में इसको लागू किया गया। तो सुझाव जो है, इसका सुझाव यानी सीसीई का सुझाव जो है वो एनपीई यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जो कि 1986 में प्रावधान को रखा गया, सुझाव दिया गया कि जो है इंडिया में इस तरह का एक प्रावधान होना चाहिए। लेकिन आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में जो आया, ठीक है, हम लोगों ने अपने चैनल के माध्यम से वहाँ देखा भी है इस टॉपिक को, आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। तो आरटीई एक्ट 2009 में धारा 29 के 1 में, ठीक है, आर्टिकल जो हमारा 29 का 1 है, उसमें सीसीई को लागू करने की बात की गई। ठीक है, आपको बता दूं कि आरटीई एक्ट है, उसमें हमारा टोटल 38 हमारा एक्ट उसमें है। ठीक है, यानी कि आर्टिकल है, तो उसमें 29 का 1 में जो है सीसीई को लागू करने की बात कही गई है। लेकिन सबसे पहले लागू हुआ सीबीएसई के द्वारा, है ना, सीबीएसई के द्वारा लागू किया गया कब, तो 2009 में, और 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में सीसीई लागू हो गया।
ठीक है, आप यहाँ से इसको देख लेंगे। आरटीई एक्ट में जो है इसको लागू करने की बात की गई, आर्टिकल 29 का 1 में। सीबीएसई के द्वारा 2009 में लागू किया गया और 2010 में जो है वह क्या हुआ, तो सीसी लागू हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है उसका उद्देश्य क्या था। आखिर इसको जब लाया गया भारत में तो इसका कुछ ना कुछ तो उद्देश्य रहा ही होगा कि क्या इस शिक्षा के क्षेत्र में कर सकता है, क्या बेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए तो देखते हैं हम लोग इसके जो उद्देश्य हैं उसको। तो सबसे फर्स्ट हमारा है छात्रों के सीखने का निरंतर आकलन करना। इसका पहला उद्देश्य था कि बच्चे जो है लगातार सीखते ही रहें। ठीक है, पहले क्या होता था कि जब ईयरली वाइज एग्जाम होता था अंत में, सेशन के अंत में, तो बच्चे उतना कुछ सीख नहीं पाते थे क्योंकि उनको कोई जांचने वाला नहीं होता था। ठीक है, लेकिन जब छात्रों का निरंतर वहाँ पे आकलन किया जाने लगा अब के समय में, तो टीचर्स भी अवेयर हो जाते हैं कि बच्चा जो है किस टॉपिक्स में थोड़े से वीक हैं, किस टॉपिक्स में स्ट्रांग हैं। ठीक है, तो यह सुनिश्चित करना कि छात्र कक्षा में सीख रहे हैं और उन्हें कहाँ मदद की आवश्यकता है, इसके लिए जो है बच्चों का जो ये वाला जो बोल सकते हैं सीसीएल आया, तो उससे बच्चों में प्रभाव देखने को मिला। सेकेंड है हमारा छात्रों के विकास का समग्र मूल्यांकन करना। तो न केवल शैक्षणिक बल्कि सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास का भी मूल्यांकन करना। तो जब हम लोग देखेंगे व्यापक मूल्यांकन, यहाँ पे हम लोग दो वर्ड देखें, सतत और व्यापक। तो सतत में तो जो नॉर्मली चल रहा है, जो हमारा पारंपरिक जो एग्जाम लेने की पद्धति जो चल रही है, वे सारी चीज़ें अभी भी चल रही हैं। लेकिन जब व्यापक मूल्यांकन में हम लोग आएंगे, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बच्चों में जो है भावनात्मक और बोल सकते हैं कि शारीरिक रूप से जितने भी बच्चे जो ग्रो कर रहे हैं, उसका सारा टेस्ट वहाँ पे लिया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा छात्रों में सीखने का जिज्ञासा को बढ़ावा देना। ठीक है, इससे क्या हुआ, सतत और व्यापक मूल्यांकन से बच्चे जो है सीखने में उनको एक्साइटमेंट आने लगा, मोटिवेशन मिलने लगा। तो पारंपरिक परीक्षाओं के डर को कम करने, सीखने को एक सकारात्मक अनुभव बनाना इसका उद्देश्य था। शिक्षक को छात्रों को बेहतर तरीके से समझाने में मदद करना इसका एक क्या था, उद्देश्य था, ताकि वे बच्चों को यानी कि छात्रों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार शिक्षण पद्धति को अनुकूलित कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है शिक्षक और छात्रों के बीच पारस्परिक क्रिया को बढ़ावा देना, ताकि एक सकारात्मक और सहयोगापूर्ण सीखने का वातावरण बनाया जा सके। ठीक है, तो यहाँ से विशेषताएं थी कि क्यों इसको जरूरत पड़ा, क्यों इसको बनाया गया। अब हम लोग देखेंगे सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं। इसका जो विशेषता था, इसका क्वालिटीज थे, वे क्या था, तो निरंतरता इसका एक क्वालिटी है। ठीक है, निरंतरता में क्या होता है कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान लगातार मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, जब हम लोग क्लास में बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं, तो कभी भी टीचर जो है किसी बच्चे को खड़ा करके पूछ लिया, या फिर कभी एक थोड़ा सा 10-15 मिनट का एक छोटा सा टेस्ट ले लिया, तो वो निरंतरता है बच्चों में बनी रही, टेस्ट का उनमें भय खत्म होने लगा। क्योंकि पहले जो साल में एक बार एग्जाम दिया करते थे, अब साल में वो 10 बार 12 बार एग्जाम देते हैं, तो उनका डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट में आएगा, हम लोग आगे देखेंगे। चलिए, तो व्यापकता भी आया, तो छात्रों के सभी पहलुओं का मूल्यांकन किया जाने लगा, न केवल शैक्षणिक में बल्कि सभी चीज़ों में। ठीक है, शैक्षणिक के अलावा अगर हम बोल सकते हैं स्पोर्ट्स में भी, उनको योगा में भी, यानी कि जितने भी करिकुलम होते हैं हमारे स्कूल में, वे सारे में जो है बच्चों को सीखने का मूल्यांकन करने किया जाने लगा, जिससे बच्चों में व्यापकता देखने को मिला। फिर है विविधता। विविधता मूल्यांकन के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे लिखित, कार्य, प्रोजेक्ट और प्रस्तुतियां। तो ऐसा नहीं है कि जब मूल्यांकन होता है तो सिर्फ लिखने से ही, ऐसा नहीं, प्रोजेक्ट के माध्यम से भी बच्चों को प्रोजेक्ट मिल गया कि इस प्रोजेक्ट पे आपको वर्क करके आना है, या फिर कोई कार्य मिल गया, पोर्टफोलियो मिल गया। तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे बच्चे जो है सीखने लगे धीरे धीरे। फिर है सहयोगात्मक। शिक्षक, छात्र और माता पिता सभी मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल होते हैं। तो जब देखे होंगे कि जब हमारा बोल सकते हैं मंथली टेस्ट होता है स्कूल में, या फिर वीकली टेस्ट होता है, तो उस समय पेरेंट्स मीटिंग भी होता है, टीचर्स मीटिंग होता है। ठीक है, गेट टुगेदर होता है हमारे स्कूल में। तो उस टाइम पे जो है शिक्षक, छात्र और माता पिता जो है वही सभी जो है मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल होते हैं, सभी कोई वहाँ पे मौजूद होते हैं, सभी का मत होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा गठनात्मकता। गठनात्मकता में हमारा है मूल्यांकन का उपयोग सभी छात्रों की कमजोरियों को पहचानने और सुधार करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा सतत और व्यापक मूल्यांकन के लाभ। अब इस मूल्यांकन का लाभ क्या होगा, अगर इसको हमने लागू कर दिया तो इसका कुछ तो कुछ बेनिफिट्स होगा स्टूडेंट्स में, तो उसको देखेंगे। तो छात्रों का दबाव कम होता है। इस तरह से जो है
पारंपरिक परीक्षाओं की तुलना में छात्र कम दबाव महसूस करते हैं। तो बच्चा जो है क्या होता है, वो मोटिवेशन नहीं मिल पाता बच्चों को, उनको लगता है कि वो बहुत कमज़ोर है या फिर जो भी उसके उनके मन में भय हुआ करता है, वो सारा भय खत्म हो जाता है, उनके मन में दबाव जो बना रहता है, दबाव कम होता है, ठीक है, इस मूल्यांकन से। फिर है छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ता है। इस तरह से जब बच्चों में हर वीकली टेस्ट हुआ करता है, जो टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है, तो बच्चों में जो है क्या होता है कि उस समय बच्चों का जो मोटिवेशन है बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है कि हाँ, हम इस चीज़ का आंसर हम कर सकते हैं। तो जब छात्रों को लगातार सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है, तो उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। फिर है शिक्षक छात्रों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, ठीक है? इस तरह से क्या होता है, जब टेस्ट होता है तो शिक्षक भी बच्चों को समझ पाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो शिक्षक छात्रों की व्यक्तिगत ज़रूरतों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और उन्हें उसी के अनुसार शिक्षण प्रदान कर सकते हैं, ठीक है? फिर है नेक्स्ट हमारा शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होती है। जब शिक्षक छात्रों को सीखने का लगातार आकलन करते हैं, तो वे अपनी शिक्षण पद्धति को बेहतर बना सकते हैं। तो ये जो हमारा है लाभ हुआ किसका? तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का। फिर अब देखेंगे कि सतत और व्यापक मूल्यांकन में मूल्यांकन के अलावा अन्य जो गतिविधियाँ होती हैं, वो क्या होता है? तो बच्चों जो है वो सेल्फ मोटिवेट भी होते हैं, बच्चों एक-दूसरे ग्रुप डिस्कशन भी करते हैं, तो वो भी क्या है एक प्रकार का हम लोग बोलते हैं तो मूल्यांकन ही है। क्योंकि बच्चा जो है स्व-मूल्यांकन भी करता है, ठीक है? तो चलिए उसी का हम यहाँ बात करेंगे। तो फर्स्ट हमारा कक्षा में चर्चा। तो बच्चे जो हैं कक्षा में अपने आप में ग्रुप डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं। तो छात्रों को विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करना टीचर का कार्य है। समूह कार्य में बच्चों छात्रों के समूह में काम करने और एक-दूसरे से सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं टीचर्स। प्रोजेक्ट बनाना, तो छात्रों को विभिन्न विषयों पर प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। पोर्टफोलियो, छात्रों को काम का एक पोर्टफोलियो बनाना। तो दोस्तों बहुत कोई का यहाँ पे पोर्टफोलियो में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि आखिर पोर्टफोलियो होता क्या है? तो पोर्टफोलियो बता दें कि एक फाइल होता है जिसमें टीचर्स का भी पोर्टफोलियो हो सकता है, स्टूडेंट का भी हो सकता है। तो जिसमें अगर स्टूडेंट की बात करें तो पोर्टफोलियो एक फाइल होता है जिसमें स्टूडेंट का जो भी पूरे ईयर का उसका जो भी उपलब्धि है या फिर जो भी कमियां हैं, यानी कि जितने भी बच्चे का सारा एक्टिविटी है स्पोर्ट्स में या फिर जिम में, जितने भी चीज़ हैं, योगा में, स्विमिंग में, जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, सारा का रिपोर्ट आपका पोर्टफोलियो में होता है। उससे बच्चे जो है और भी अधिक मोटिवेट होते हैं उसको देखने से। तो इसीलिए जो है स्कूल में पोर्टफोलियो जो है बच्चों के द्वारा भी बनाया जाता है, टीचर्स के द्वारा भी बनाया जाता है। फिर है स्व-मूल्यांकन। तो स्व-मूल्यांकन में छात्रों को अपने काम का स्वयं मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कुछ गतिविधियाँ एक्स्ट्रा इसके अलावा। नेक्स्ट है हमारा मूल्यांकन के प्रकार। तो दोस्तों सबसे पहले मूल्यांकन के प्रकार में हमारा क्या आएगा कि जब हम लोग देखें कि सतत और व्यापक मूल्यांकन, सतत और व्यापक, तो सतत में हमारा कितना आएगा? 2 तरह का मूल्यांकन आएगा। एक हमारा होगा क्या? समेटिव असेसमेंट और एक होता है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो ये दोनों मूल्यांकन जो है वो मूल्यांकन का प्रकार है सतत मूल्यांकन का। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि सतत मूल्यांकन होता है लगातार, तो जो हमारे एग्ज़ाम में समेटिव, फॉर्मेटिव जो हमारा रचनात्मक मूल्यांकन होता है, तो ये सारे मूल्यांकन तो लगातार चलती ही रहती है। तो चलिए, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम किसी व्यक्ति, वस्तु या कार्यक्रम की प्रगति, गुणवत्ता और प्रभावशीलता का आकलन करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को समझाने और सुधारने का महत्वपूर्ण उपकरण है। मूल्यांकन के विभिन्न प्रकार को विभिन्न मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है? तो देखिए यहाँ से आप लोग को समझने की बात है कि जो हमारा हमने देखा कि हमारा होता है सतत विकास, ठीक है? यानी कि कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस जो हमारा डेवलपमेंट होता है मतलब मूल्यांकन होता है, तो उसमें 2 टाइप का आ जाएगा, ठीक है? हमारा कौन-कौन? तो फॉर्मेटिव आ जाएगा और एक हमारा सबमेटिव आ जाएगा, ठीक है? तो फॉर्मेटिव आएगा, सबमेटिव आएगा, ये हमारा सतत का पार्ट होगा क्योंकि ये लगातार चलने वाली एक मूल्यांकन की प्रक्रिया है, ठीक है? तो सतत मूल्यांकन का प्रकार कौन-सा हो गया? रचनात्मक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है कि ईयरली वाइज़ जो एग्ज़ाम होता था उसको छोड़ कर के हम लोग वीकली टेस्ट लिया करते हैं या मंथली टेस्ट लिया करते हैं बच्चों का, उसको हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं अपने लैंग्वेज में। तो शिक्षण के दौरान किया जाता है इसको। अगर शिक्षा में कोई टीचर्स है, बच्चों को पढ़ा रहा है, तो खड़ा करके कोई क्वेश्चन पूछ लिया, है ना? तो हमारा फॉर्मेटिव में आएगा। छात्रों को सीखने की प्रक्रिया को समझाने और सुधारने में मदद करता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। शिक्षक को यह जानने में मदद
करता है कि छात्र क्या सीख रहे हैं और क्या नहीं सीख रहे हैं। अगर इस तरह का अगर हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं होता, तो टीचर्स को कैसे पता चलता कि कोई बच्चा को कोई बात समझ में आ रही है या फिर झूठ-मूठ में मुंडी हिला रहा है। स्कूल में होता है ना, अक्सर देखने को मिलता है कि आप अगर पढ़ा रहे हैं बच्चे को, तो नहीं भी आ रहा है फिर भी सर हिला रहे हैं, है ना? तो वो सारी चीज़ें ना हो कि सिर्फ़ मुंडी ना हिलाए, वो बताए कि हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अगर पूछने से। तो वे सारी जो प्रक्रियाएँ होती हैं हमारे रचनात्मक मूल्यांकन में होती है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में होती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, तो कक्षा में प्रश्न पूछना, छोटे-छोटे अभ्यास करवाना या परियोजनाएँ जो हैं, हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है। ठीक है? चलिए अब हम लोग देखते हैं सब्मेटिव। तो सब्मेटिव क्या होगा? फॉर्मेटिव जो हमारा क्लास के रेगुलर बेसिस पे टेस्ट होता है, सब्मेटिव हमारा अंत वाला होगा, जिससे हमारा ग्रेड मिलता है। ठीक है? फॉर्मेटिव में हमें ग्रेड नहीं मिलता है, हमें सिर्फ़ छोटा-छोटा 10 मार्क्स का एग्ज़ाम हो गया, 20 मार्क्स का हो गया, तो उस तरह का होता है। लेकिन सब्मेटिव में क्या होगा? सबमिट करना। याद रखिएगा एक ट्रिक है, एस फॉर सब्मेटिव, एस फॉर सबमिट। तो सबमिट हम लोग कब करते हैं? तो फाइनल एग्ज़ाम में सबमिट करते हैं ना किसी चीज़ को, तो सब्मेटिव मतलब फाइनल एग्ज़ाम के लिए तय करना। तो सब्मेटिव में क्या होता है, यहाँ से देखिएगा, तो इसको बोलते हैं योगात्मक मूल्यांकन, ठीक है? तो शिक्षण के अंत में किया जाता है, छात्रों को सीखने के परिणामों का आकलन करता है या छात्रों के प्रदर्शन का समग्र चित्र प्रदान करता है। उदाहरण के लिए इकाई परीक्षा या फिर वार्षिक परीक्षा जो हमारा है, वो हमारा सब्मेटिव असेसमेंट हो जाएगा, ठीक है? यहाँ से आप लोग एक एक चीज़ और देखिएगा कि जो सब्मेटिव होता है ना, जो सब्मेटिव होता है, ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है। क्या होता है? यहाँ से देखिए, चलिए शुरू से यहाँ से एक बार और देख लीजिएगा। जो हमारा फॉर्मेटिव होता है ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। क्या होता है? असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसका मतलब क्या हुआ? कि सीखने के लिए मूल्यांकन करना, सीखने के लिए असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि सीखने के लिए मूल्यांकन करना, कि अगर बच्चा को हम क्लास में कुछ पूछें, बच्चा उसका आंसर नहीं दे पाया तो उसको हम सही आंसर बता दिए, तो ये क्या हुआ? सीखने के लिए मूल्यांकन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। लेकिन अगर यहीं हम योगात्मक यानी कि सबमेटिव असेसमेंट की बात करें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है? फॉर नहीं, ऑफ हो जाएगा, कि लर्निंग के लिए मतलब मूल्यांकन का के लिए सीखना, ठीक है? मूल्यांकन के लिए सीखना हमारा समेटिव असेसमेंट का हो जाएगा। याद रखिएगा एग्ज़ाम में अक्सर आता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग हमारा किस में आ जाएगा? फॉर्मेटिव में आएगा, क्योंकि हम लोग जब बीच-बीच में टेस्ट होता है तो उसको टीचर्स बताते हैं, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग हमारा समेटिव असेसमेंट के लिए हो जाएगा। और एक चीज़ है कि जो हमारा फॉर्मेटिव फॉर्मेटिव होता है, ये हमारा गुणात्मक होता है, ठीक है? गुणात्मक होता है। गुणात्मक हमारा इवैल्यूएशन होता है। चलिए इसको इरेज़ कर लेते हैं। चलिए, यहाँ से जो हमारा फॉर्मेटिव होता है ना, ये हमारा गुणात्मक होता है। क्या होता है? गुणात्मक। और जो हमारा ये समेटिव असेसमेंट होता है, ये हमारा मात्रात्मक होता है। ठीक है? यहाँ से आप लोग उसको याद रखिएगा कि ये हमारा क्या हुआ? असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये हमारा गुणात्मक होता है और समेटिव हमारा मात्रात्मक होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं निदानात्मक मूल्यांकन। तो निदानात्मक मतलब डायग्नोस्टिक असेसमेंट। इसका मतलब क्या? निदान करना, बच्चों का पहचान करना कि कहाँ उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो छात्रों की कमजोरियों और सीखने की कठिनाई को पहचान करने के लिए किया जाता है निदानात्मक मूल्यांकन, यानी कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ठीक है? व्यक्तिगत शिक्षण योजना बनाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए निदानात्मक परीक्षा और पोर्टफोलियो। ठीक है? चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि समय के आधार पर, अब देखिए हम लोगों ने देखा कि सतत मूल्यांकन जो होता है 3 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का मेनली समेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट। लेकिन अगर समय के आधार पर देखा जाए तो सतत मूल्यांकन होता है, जिसको हम लोग कंटिन्यूअस असेसमेंट कहते हैं। पूरे वर्ष भर नियमित रूप से किया जाता है। छात्रों की प्रगति का लगातार आकलन किया जाता है। उदाहरण के लिए घर का काम, परियोजना, कक्षा में भागीदारी। ठीक है? अंतिम मूल्यांकन जिसको बोलते हैं सेकंड, वर्ष के अंत में किया जाता है। सतत मतलब क्या? पूरे साल भर। अंतिम मतलब वर्ष के अंत में छात्रों को समग्र प्रदर्शन का आकलन करता है। उदाहरण के लिए बोर्ड परीक्षा जो हम लोग देते हैं उसको, ठीक है? फिर है हमारे उपकरण के आधार पर कितने हम लोग असेसमेंट में बाँट सकते हैं, तो लिखित परीक्षा होता है, जिसमें हम लोग लिखते हैं। मौखिक परीक्षा जिसमें सिर्फ़ हम लोग को आंसर करना है, ओरल टेस्ट होता है। प्रयोगात्मक परीक्षा जिसमें हमें क्या होता है, उसमें कॉम्पिटिशन की भावना होती है। पोर्टफोलियो मतलब अपने फाइल को संग्रह करके देना होता है टीचर को, ठीक है? फिर है हमारा
अन्य प्रकार की मूल्यांकन, तो अन्य प्रकार के मूल्यांकन में हमारा क्या आ जाएगा, तो आत्म मूल्यांकन आएगा, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बोला कि बच्चे जो है अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करते हैं, स्व मूल्यांकन करते हैं। तो छात्र जो है स्व मूल्यांकन के प्रगति का आकलन करते हैं। साथी मूल्यांकन, जो बच्चे जो है एक दूसरे का, एक दोस्त अपने दोस्त से क्वेश्चन कर रहा है, दूसरा अपने दोस्त से क्वेश्चन कर रहा है, उस तरह का मूल्यांकन को हम लोग साथी मूल्यांकन कहते हैं। और शिक्षक मूल्यांकन, जो कि शिक्षक छात्रों के काम का आकलन करते हैं, यानी शिक्षक के द्वारा जो आकलन किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, शिक्षक मूल्यांकन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा, सतत मूल्यांकन को देखा। लेकिन जब हम लोग व्यापक मूल्यांकन की बात करते हैं, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट यहाँ देखते हैं। यहाँ पे नोट्स में हमारा इतना ही है, यहाँ हम लोग अब थोड़ा सा देखते समझते हैं, ठीक है। आप लोग इसको कॉपी में अपना नोट डाउन कीजिएगा। तो देखिए, तो हम लोग देखेंगे व्यापक मूल्यांकन, ठीक है, व्यापक मूल्यांकन, जिसको हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग दो भाग में डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, तो कोलास्टिक एरिया, ठीक है, कोलास्टिक एरिया, ठीक है। सेकेंड हमारा क्या होगा, तो कोलास्टिक एरिया, याद रखिएगा, कोलास्टिक एरिया, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, तो कोलास्टिक एरिया मतलब हमारा होता है शैक्षिक क्षेत्र। तो शैक्षिक क्षेत्र, इसमें दो पार्ट जो आया, तो एक पार्ट हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया, जो सतत मूल्यांकन था ना, वही हमारा कोलास्टिक एरिया में आएगा, यानी कि जिसमें हम लोग सबमेटिव फॉर्मेटिव में असेसमेंट सब्जेक्ट का हम लोग मूल्यांकन किया करते थे। तो हम लोगों ने ऊपर क्या देखा कि बच्चों का जो सब्जेक्ट का मूल्यांकन होता था उसी को तो देख रहे थे ना। तो कोलास्टिक में हमारा वही आ जाएगा, सब्जेक्ट वाला, जितने भी सब्जेक्ट का टेस्ट होता है, जैसे मैथ्स का, साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का, वो हमारा कोलास्टिक में आ जाएगा, ठीक है, शैक्षिक क्षेत्र में आ जाएगा। इसको हम लोग शैक्षिक क्षेत्र हिंदी में बोलते हैं। और सेकेंड जो हमारा आता है वो हमारा सह शैक्षिक क्षेत्र होता है, मतलब शिक्षा के साथ साथ हम लोग और भी जितने भी टेस्ट होते हैं, जैसे अगर हम बोले स्पोर्ट्स में, तो स्पोर्ट्स का जब बच्चा खेलता है तो उसका स्पोर्ट्स में जो टेस्ट होता है उसको हम लोग कोलास्टिक एरिया में उसको रखते हैं, ठीक है। हम लोग एक चीज और देखेंगे, तो जो कोलास्टिक एरिया जो हमारा है, एक कोलास्टिक एरिया हमारा संज्ञानात्मक विकास इसमें बच्चे का होता है। क्या होता है, संज्ञानात्मक, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास होता है। क्योंकि बच्चे जो हैं, हम लोग पढ़ेंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी, उसमें संज्ञानात्मक विकास के बारे में और भी डिटेल में जानेंगे, हम लोग को सिलेबस में भी मेंशन है और हर टेट एग्जाम में आता ही आता है, तो उस समय हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से आप लोग जानिए कि जो कोलास्टिक एरिया है उसमें संज्ञानात्मक विकास होता है बच्चों का, संज्ञानात्मक क्षेत्र में बच्चों में जो है वहाँ पे मूल्यांकन किया जाता है। लेकिन इसमें जो है हमारा कोलास्टिक एरिया में, इसमें बच्चों का जो है क्या, गत्यात्मक और भावनात्मक रूप से, ठीक है, भावनात्मक भाव में और गति के रूप में, गति के रूप कहने का मतलब स्पोर्ट्स में, अगर बच्चा जो है स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसको प्रेशर डाला जाएगा कि तुम पढ़ो, अगर स्पोर्ट्स में अच्छा करे तो स्पोर्ट्स में आगे जाएगा, अगर कोई बच्चा जो है साइकिलिंग में अच्छा करे तो साइकिलिंग में आगे जाएगा। इसीलिए इसको गत्यात्मक अवस्था भी मतलब गत्यात्मक बोल सकते हैं कि एवोल्यूशन इसको बोलेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम लोगों ने देखा क्या क्या, सतत मूल्यांकन जो हमारा सबमेटिव फॉर्मेटिव में था, व्यापक मूल्यांकन जो हमारा कोलास्टिक और कोलास्टिक में था। कोलास्टिक में हमारा वही आ जाएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमेटिव असेसमेंट, जिसमें सब्जेक्ट वाइज हमारा टेस्ट होता है। और हमारा कोलास्टिक में क्या आएगा, तो भावनात्मक जो भी हमारा टेस्ट होता है, गत्यात्मक होता है, जो स्पोर्ट्स बच्चे खेलते हैं, जो खेल कूद में आगे होते हैं, उन बच्चों का खेल कूद में टेस्ट लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से देखा। तो आई होप कि आपको इस टॉपिक से सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर दोस्तों आप इस वीडियो का पीडीएफ लिंक चाहते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल पढ़ाई कैंप का लिंक वहाँ डाला गया है। आप उस लिंक में क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पे जितने भी हम लोगों ने क्लास किए हैं जेटेट को लेकर, तो सारे आपको वहाँ पीडीएफ अवेलेबल कराई जाएंगी, यानी कि कराई जा रही भी है, तो आपको वहाँ कराई जा रही है। आप वहाँ से जाके फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि ये जो आपका वीडियो होगा, इस जेटेट के साथ साथ सीटेट और जितने भी स्टेट टेट हो लेते हैं जिसमें सीडीपी कंपलसरी होता है, वे सारे एग्जाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। गुड बाय।